नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, यूनियन गवर्नमेंट का बजट हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, वो सब करवाए जाएंगे। और ऑलरेडी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे जाकर देखिए। और अभी बिहार बजट पर डिस्कशन होने जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज आपका है यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो अगर आप 70 बीपीएससी देने जा रहे हैं तो बिना इन टॉपिक्स को रिवाइज किए हुए आप नहीं जा सकते। बढ़िया से आप रिवाइज करिए और एक बार आप स्थिर से सुन लेते हैं, एक बार पीडीएफ आप देख लेते हैं, डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन टॉपिक से वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स को हम समझेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको बजट समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा बल्कि लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये लेक्चर को तैयार किया है। तो सबसे पहले हम बजट की बात कर लेते हैं। आपके पर्स में 100 रुपये हैं मान लीजिए, तो वो जो 100 रुपये हैं वो आपका एक इनकम है। वो कहीं ना कहीं से आया होगा, चाहे आपके पेरेंट्स ने दिया होगा या आपने अर्न किया होगा। तो वो हो गया आपका सोर्स कि आया कहाँ से। फिर वो जो पैसे हैं आप खर्च करिएगा। हो सकता है आप कोई बुक खरीद लें, हो सकता है आप पेन पेंसिल खरीद लें, हो सकता है कॉफी कैफे डे में जाके आप कॉफी पी लें। तो ये जो आप खर्च कर रहे हैं ये है आपका एक्सपेंडिचर। तो बजट में हमारा दो चीज तो निश्चित होता है, एक तो इनकम जिसको हम रिसिप्ट भी कहते हैं, और दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर जिसको हम खर्च कहते हैं। तो बजट इसी खर्च और रेवेन्यू का एस्टिमेशन है, वो भी करंट ईयर के लिए। जैसे बजट 2024-25, इसका मतलब ये जो ईयर है 2024-25, जो कि भारत में 1 अप्रैल 2024 से शुरुआत हुआ है और 31 मार्च 2025 तक ये लागू होगा। तो इस बीच में कितने पैसे आ रहे हैं और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कौन कौन से मिनिस्ट्री में खर्च हो रहा है, डिपार्टमेंट में खर्च हो रहा है, ये आपका टोटल बजट बताएगा। बजट में एलोकेशन होता है, फिर जो आपका स्टेट असेंबली है उसमें अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, उसके बाद जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है वहां से पैसे की निकासी होती है और फिर पैसे खर्च किए जाते हैं। तो ये तरीका है बजट का पूरा। और यूनियन लेवल पर भी यही लागू होता है। जब हम यूनियन बजट डिस्कस करेंगे तो हम इस बेसिक कंसेप्ट को डिटेल से फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमने यहाँ पर आपको डिटेल से बताने का प्रयास किया है। अदरवाइज दिस विल बी द रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक। तो बेटर कि आप एक बार ध्यान पूर्वक यही सुन लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बात और, जब हम संविधान में बजट की बात करते हैं तो जो संविधान है हमारा उसमें बजट नाम मेंशन नहीं किया गया है। बजट की जगह पर क्या लिखा गया है, आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान पूर्वक आपको ध्यान रखना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये आर्टिकल 112 में आप जाइएगा तो आपको साफ साफ लिखा रहेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बजट का किस प्रकार से डिवीजन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरफ हम लिखते हैं रेवेन्यू पार्ट को, और रेवेन्यू पार्ट में दोनों चीज आती है। एक तो रेवेन्यू से जो इनकम आ रहा है तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट का नाम देते हैं, और एक जो है आपका रेवेन्यू जो आया है और उसको हम जो खर्च करने वाले हैं तो उसका नाम होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सा है, आप याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से एक होता है कैपिटल बजट, कैपिटल पार्ट। और कैपिटल का मतलब ही होता है एसेट क्रिएशन, यानी कि अगर हमने कुछ खर्च किया है तो वो हमने कुछ एसेट्स बनाने में जो भविष्य में हमें रिटर्न दे सकता है, उसके लिए अगर हम खर्च करते हैं, उसके लिए हम पैसे का सोर्स आता है तो उसको हम कैपिटल बजट कहते हैं। और इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो हमने अभी आपको नीचे सब टॉपिक दिए हैं कि कौन सा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये तो आपको रट ही लेना चाहिए। जिस प्रकार से बीपीएससी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में जा रही है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार से रेवेन्यू बजट के टॉपिक पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट का कौन सा पार्ट है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन सा पार्ट है। इसलिए यहाँ पर हमने आपको डिटेल से समझाने का प्रयास किया, तो दैट आपको चीजें समझ में आ जाए, एक बार फिक्स हो जाए तो फिर आपको कभी जिंदगी भर डाउट नहीं होगी। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा भरोसा है। बस आपको शांति से सुनते जाना है, ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। यू विल बी एसिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेफिनेटली। तो थोड़ा सा आपको बस याद रखना है कि जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक तो टैक्सेशन से पैसा आ सकता है और एक जो है नॉन टैक्सेशन से पैसा आ सकता है। नॉन टैक्सेशन में क्या होगा, लेट्स से कि गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट के होते हैं जो बेचे जाते हैं, ठीक है, या फिर वहां से जो पैसा आएगा तो फिर वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। उसी प्रकार से गवर्नमेंट की अपनी कंपनी होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो कंपनी है अगर प्रॉफिट कर रही है तो उससे डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड और प्रॉफिट भी आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने किसी दूसरे को लोन दिया हो, ठीक है, तो जिसको लोन दिया गया है वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो कौन से कैटेगरी में आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ये सब रेवेन्यू में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सरकार के खजाने को भर रहा है। अगर सरकार के खजाने को खाली करता तो वो एक्सपेंडिचर में आता, अगर खजाने भर रहे हैं तो वो रेवेन्यू में आ रहे हैं। उसी प्रकार से ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब ये हुआ कि लेट से कि किसी दूसरे राज्य ने हमें ग्रांट्स दे दिया या फिर केंद्र सरकार ग्रांट्स दे देती है, बहुत सारे स्टेट्स को, बिहार को भी दिया जाता है। उसी प्रकार से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल बैंक से, वो भी ग्रांट दे देते हैं। तो ग्रांट का मतलब क्या हुआ कि पैसे को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और उसके अंदर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का टॉपिक है उसके अंतर्गत ये सब आता है। आपका एक ड्यूटी है कि आपको ये चीजें याद रख लेनी है। तो अगर हम पूछें आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, आंख बंद करिए, स्लाइड मत देखिए, माइंड में रिवाइजन करिए, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। उसी प्रकार से आपका एक होता है टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू में आपका जो टैक्सेशन से पैसे आ रहे हैं, जैसे हम बिहार के लेवल पर या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर बात कर रहे हैं तो SGST, अगर केंद्र के लेवल पर बात कर दे तो CGST आता, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य सरकार को संविधान ने प्रोफेशन टैक्स लगाने की एक प्रोविजन दिया है, तो जो प्रोफेशन टैक्स से पैसा आएगा वो भी टैक्स रेवेन्यू आएगा। स्टैंप ड्यूटी से पैसा आएगा वो भी आपका टैक्स रेवेन्यू से आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और ये पूछ लिए जाते हैं। तो इतना पार्ट आपका कवर हो गया। अब देखिए, ये सब पढ़ने के बाद आपको चीजें आसान लगेगी। बजट कोई मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल होता है, वही हम आपके क्लियर कर रहे हैं, बाद में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ आते हैं। तो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किया जा रहा है। कहाँ से खर्च किया जा रहा है, जो रेवेन्यू से पैसे आए हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसे आए, वहां से फिर खर्च किया जाएगा। तो खर्च कहाँ कहाँ किया जा सकता है, लेट्स से कि स्टेट गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, तो भाई इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। आप लोन लेते हैं, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर सरकार ने लोन लिया है तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। इसीलिए तो दिक्कत होती है, ज्यादा सरकार अगर लोन ले लेती है तो उसको सारे जो मेजोरिटी ऑफ द इनकम है उसको इंटरेस्ट पे करने में लगेगा। तो ऐसे सरकार जो है एसेट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगी, ऐसे सरकार हो सकता है सैलरी नहीं दे पाएंगी या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स पर खर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि पैसे बचेंगे नहीं। इसलिए ज्यादा डेप्ट या फिर लोन लेना खतरनाक होता है। उसके बाद आपका सब्सिडीज है ना, गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी देती है योजनाओं पर, जैसे एजुकेशन लोन लेते हैं आप तो उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी आता है। कोई इंडस्ट्री लोन लेना चाहता है तो उस पर सरकार का योजना चलता है, तो वो भी आ, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। उसी प्रकार से सैलरी जो गवर्नमेंट पे करती है, और कभी कभी ये भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स दूसरे राज्य को या फिर किसी बॉडी को देती है, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रांट्स गिवन है, यहाँ पर ग्रांट्स टेकन है, यहाँ पर दूसरे से ग्रांट्स आ रहा है, यहाँ पर हम ही ग्रांट दे रहे हैं। इसलिए जब पैसे खजाने से निकल रहे हैं तो एक्सपेंडिचर खजाने में आ रहे हैं, तो आपका रिसिप्ट, ठीक है। होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट A to Z। अगर हो गया तो जल्दी से कमेंट में लाइक का बटन दबाएं और आप लिखिए कि यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स डेफिनेटली, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना ना भूले।
जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कंटेंट जो कहीं ना कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं ए टू जेड जो कंटेंट नेसेसरी है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं विद द कंसेप्ट क्लैरिटी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैपिटल बजट के कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट में। तो बजट, उसमें आपका दो डिवीजन, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में हम आ गए हैं, उसके अंतर्गत दो डिवीजन, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो एसेट क्रिएट कर रहा है, रोड, ब्रिजेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब बना रहे हैं, तो वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है। शेयर्स का मतलब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं ऑनरशिप लेना, तो उससे क्या है कि फ्यूचर में रिटर्न आएगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ के साथ अगर गवर्नमेंट लोन दे रही है किसी दूसरे राज्य को, या फिर एक राज्य दूसरे राज्य को लोन दे रहा है लेट्स से, तो वो भी क्या है, जो प्रिंसिपल्स आएंगे वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, लेकिन जो लोन्स दिए गए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। उसी प्रकार से अगर हमने लोन लिया है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिया है, अब उसको पे तो करना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल्स पे करने पड़ेंगे, तो कहाँ आएगा, वो कहाँ मेंशन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेंशन होगा। तो होप यू अंडरस्टूड। कैपिटल रिसिप्ट में क्या है कि आपका लोन रिकवरी, यानी कि जो लोन हमने दिया है और वापस से हमको जो पैसे आ रहे हैं, याद रखना है लोन रिकवरी, जो प्रिंसिपल आ रहे हैं वो आपका कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट हमें मिल रहे हैं वो आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन किया है, इस पर डाउट नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से सरकार कभी कभी कंपनी बेचती है, अपने शेयर्स बेच देती है, प्राइवेटाइज कर देती है, तो उसका जो पैसा आएगा वो कहाँ आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। कभी कभी सरकार खुद आपका लोन लेती है ना, तो वो पैसा कहाँ आएगा, यानी कि बोरोइंग्स, वो भी आएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ रिकॉलिंग के माध्यम से रिवीजन करवाते हैं आपको। बताइए संविधान के कौन से आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें जो नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसे आ रहे हैं उसका क्या क्या सोर्स है। कैपिटल रिसिप्ट है उसमें कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह कहाँ कहाँ पैसे खर्च होते हैं। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या इकोनॉमिक सर्वे हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, क्या इकोनॉमिक सर्वे पेश करना संविधान के तरफ से कंपल्सन है। अगर आप इसका आंसर हाँ दे रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज 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 जाके आप इकोनॉमिक सर्वे का जो लेक्चर है उसको आराम से स्थिर से सुनिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब इकोनॉमिक सर्वे संविधान में किसी भी कोने में मेंशन नहीं है, तो फिर वो कंपल्सन क्यों करेगा टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इतना कवर करने के बाद अब चलते हैं थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि बजट की आखिर शुरुआत हमारे देश में हुई कैसे। तो जब अंग्रेज आया था, ठीक है, तो उस समय काफी ज्यादा इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज की गई थी, एक सेंट्रलाइज सिस्टम लाने का प्रयास किया गया था। तो जो बजट का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं वहीं से निकल कर आता है। तो आजादी से पहले जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ बजट वो है आपका 7 अप्रैल 1860 को। अब आपको जवाब देना है कि इस पीरियड में जो इंडिया का वाइसराय था वो कौन था, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट को पेश किया था उसका नाम था जेम्स विल्सन। मे बी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विद रेस्पेक्ट टू द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, इसलिए आपको याद रहना चाहिए, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जब आजाद हो गया हमारा देश, जब हमारा देश अंग्रेजी के गुलाम से आजाद हुआ, तो पहला बजट आजादी का पेश किया गया आर के शान मुखम के द्वारा, आर के शान मुखम चटी के द्वारा। कब पेश किया गया, 26 नवंबर 1947। और हमारा देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और 26 नवंबर 1947 को जो है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस बजट पेश हुआ। नाम याद रखना है किसके द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हिस्ट्री में हम चले गए, तो आप देख सकते हैं कैसे हम कंसेप्ट को इंटरलिंक कर रहे हैं। हिस्ट्री में चले गए, बेसिक्स बजट के कंसेप्ट को क्लियर करवाया आपका। तो ऐसे लेक्चर आपको कहीं ना कहीं अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे, और आप आराम से पढ़िए, आपको बस
फोकस कर ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है। द वर्क विल बी डन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम चलते हैं बिहार बजट के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स पर। थोड़ा सा आपसे यहाँ पर नम्र निवेदन है कि आप इसको रटिए, क्योंकि ये रटने वाली चीज है। जो भी डाटा आएंगी इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, जो समझाना था हमने आपको समझा दिया। अब मोस्टली फैक्चुअल है, तो इस पर आपको थोड़ा सा बार बार रिवीजन करिए। न्यूमोनिक्स के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से कुछ अगर याद रखना है तो आप उसे रख सकते हैं, लेकिन आपको याद अल्टीमेटली रखना है। ठीक है, तो चलिए बिहार बजट 2024-25, इसका मतलब ये जो खर्च और एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सब की बात हो रही है वो 2024-25 के लिए हो रही है। किसने पेश किया? जो फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार के, सम्राट चौधरी, और यही डेप्यूटी सीएम भी हैं। एक और जो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो भी आपके डेप्यूटी सीएम है। आप नाम बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। कब पेश किया गया? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 फरवरी 2024 को यह जो बजट है पेश किया गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई कितने रुपये का ये बजट है। तो ये जो बजट है अप्रोक्स 2,78,725.72 करोड़ रुपए का, यानी कि अप्रोक्स आप 2.78 लाख करोड़ का बजट आप मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एग्जैक्ट आपको फिगर याद रखना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ऐसे काम चलेगा। हालांकि ये सब अमाउंट पूछे नहीं जाते हैं, इसको आप उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दें। ठीक है, बस एक बार नज़र से देख लें कि बस हाँ अगर आएगा पेपर में तो बस ट्रैक कर सके, गेस कर सके। तो पहले के मुकाबले आप देख सकते हैं कि 16,840.32 करोड़ रुपये ज़्यादा का बजट है। और अब हम बात करेंगे रिसिप्ट के बारे में, यानी कि जो पैसे कहाँ से आने वाले हैं, कौन से सोर्स से आने वाले हैं। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो जैसे हम रिसिप्ट की बात करते हैं तो एक आएगा आपका कौन सा, याद करिए, रेवेन्यू आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा, कैपिटल आएगा। बिल्कुल सही, यू आर थिंकिंग राइट, नाउ योर कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर। और अब आपको समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अब जो रेवेन्यू से टोटल पैसा आने वाला है वो कितना आने वाला है? अप्रोक्स 2,26,798.40 करोड़, इतना रुपया आने वाले हैं। अब ये जो रुपया आएंगे कहाँ कहाँ से आएंगे, इसका सब डिवीजन करते हैं। एक तो ये कि स्टेट का खुद का रेवेन्यू है। खुद का रेवेन्यू मतलब खुद के उनका टैक्सेशन होगा, और जो नॉन टैक्स यानी कि फीस चार्ज करते हैं, प्रॉफिट डिविडेंड हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बेचा उससे पैसा आ गया। ठीक है, तो जो टैक्सेशन से पैसा आएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ये ध्यान रखना है 54,300 करोड़ रुपये। नॉन टैक्स का अमाउंट आपको याद नहीं रखना है, सिंपल सा है। ठीक है, मैंने बस दे दिया कि बस एक बार आप नज़र से गो थ्रू कर ले। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है आपका रेवेन्यू वाला, वो है आपका सेंटर से पैसा आता है। और सबसे ज़्यादा पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू में आती है वो आपका सेंटर से ही आता है। कैसे आता है? फाइनेंस कमीशन याद है आपको? 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते होंगे। क्या काम है 15 फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन का? कि भाई सेंटर के पास जो पैसे कलेक्ट हुए हैं उनके पैसे का कुछ शेयर विभिन्न स्टेट्स को दिया जाए, और वो डिसाइड होता है सर्टेन फॉर्मूला के आधार पर। उस फॉर्मूले के हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। और जो बिहार को पैसा मिला है सेंट्रल टैक्स से, वो कितना मिला है आप देख सकते हैं, 1,13,011.92 करोड़। अमाउंट याद रखना है आपको। ठीक है, और फिर दूसरा जो आता है पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है। ठीक है, टाइम टू टाइम ग्रांट देती रहती है। इसमें पैसे को चुकाने की जरूरत नहीं होती है, लोन नहीं है, ग्रांट है। एक प्रकार से आप समझो कि मुफ्त में देना। तो जो ग्रांट है वो आपका कितने का मिला था? 52,160.62 करोड़ का। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फोकस नहीं कर रहा हूँ कि आप इन अमाउंट्स को याद रखें, बस एक बार गो थ्रू कर ले। जो याद रखना है एक्यूरेटली वो मैं आपको चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये परसेंटेज जरूर आप याद रख सकते हैं कि ये जो आपका सेंटर के तरफ से पैसे मिले हैं स्टेट को एज ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, वो टोटल कितना है? 72.12% ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि बिहार गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट में कहां से आ रहा है? यस,
सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, क्योंकि बिहार में आपको ही पता है टैक्सेशन सिस्टम उतनी ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादातर लोग टैक्स नहीं भरते हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे यहाँ पर ज़्यादातर सेंटर से आते हैं, और सेंटर में से भी हमने आपको बता दिया दो है। अब चलिए हम चलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, मतलब अब कैपिटल रिसिप्ट में टोटल पैसे कितने आ रहे हैं? 52,127.32 करोड़। और इसमें आपका बोरोइंग से आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बोरो करती है, लोन लेती है, या फिर जिसको उन्होंने लोन दिया अब दूसरा कोई लोन चुका रहा है, ठीक है, तो वो लोन रिकवरी का भी पैसा मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं रहे हैं, तो ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना है कि ये जो आपका टैक्सेशन रिवेन्यू से पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिली है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेट जीएसटी से पैसा आया है, फिर आता है आपका सेल्स टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है, या फिर उसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद आपका स्टैम्प ड्यूटी से पैसा आता है। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी में एड्रेस करने के लिए, अरेंज करने के लिए बोल दिया जाए कि जो स्टेट का खुद का रेवेन्यू से पैसा आ रहा है टैक्सेशन से, उसमें से सबसे ज़्यादा शेयर नंबर 1 एसजीएसटी का, दूसरे नंबर पर सेल्स या वैल्यू एडेड टैक्स, तीसरे नंबर पर स्टैम्प ड्यूटी। तो इस बात को सुनिश्चित करना है, याद रखना है कि ये आपका क्रोनोलॉजी ऐसे होता है। पूछ लिया जा सकता है, इस पर मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है पूछने का। अब बात करते हैं कि जो बजट 2024-25 बिहार गवर्नमेंट ने पेश किया है, उसमें जो रेवेन्यू सरकार को आएगी, इस बार रेवेन्यू सरप्लस की बात की जा रही है। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि सरकार को रेवेन्यू से पैसे ज्यादा आएंगी, और सरकार जो रेवेन्यू से खर्च करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, वो कहीं ना कहीं कम रहेगा रेवेन्यू इनकम से। तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू सरप्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो आपका डायग्राम बनाया था, तो रेवेन्यू सरप्लस कब होगा? जब रेवेन्यू से इनकम आ रही हो ज्यादा हो जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तब सरप्लस आएगा। तो बिहार बजट में 2024-25 में साफ साफ बोला गया है कि इस बार बिहार गवर्नमेंट को रेवेन्यू सरप्लस होने वाली है। यानी कि कितने का सरप्लस होगा? लगभग 1121.41 करोड़ का सरप्लस होने वाला है, जो कि लगभग लगभग 0.11% ऑफ जीएसडीपी है। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना है इस बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन इज हायर, तो इस पर आपको पूरा फोकस करना है। चलिए, हमने रेवेन्यू पार्ट डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर के पार्ट को। तो जो एक्सपेंडिचर है इसका भी हम दो भाग करेंगे, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके अंतर्गत क्या क्या कैटेगरी होता है जल्दी से याद करिए आप। उसी प्रकार से एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या क्या कैटेगरी होता है ये भी याद करिए। याद नहीं आ रहा है, वीडियो पॉज करिए, रीबैक करिए, प्लेबैक करिए, देखिए, लेकिन बिना याद किए हुए आगे नहीं बढ़िए। इससे चीजें आपको याद आएंगी, दिमाग में घुस जाएंगी, दोबारा आपको फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, वो है आपका 2,78,725.72 करोड़, ठीक है। और इसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है आपका 2,25,676.99 करोड़, विच इज इक्वल टू 80.97% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो जितना खर्च किया जाएगा, सबसे ज्यादा खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के माध्यम से होने वाला है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है? सैलरी देना है, पेंशन देना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना, ये सब आता है। और जो हमने अभी अर्लियर डिस्कस किया वो सब आते हैं। तो इसका मतलब जो पैसे बजट में आते हैं बिहार गवर्नमेंट का, ज्यादा से ज्यादा शेयर, मैक्सिमम शेयर, लगभग 81% शेयर खर्च जो होता है वो रेवेन्यू पार्ट में खर्च होता है। बाकी जो कैपिटल यानी कि एसेट क्रिएशन के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं, आप देख सकते हैं 2024-25 के लिए लगभग आपका 53,048.72 करोड़। तो आप देखिए कि कितना कम खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एसेट बनाने में किया जाता है, जिसके कारण जो जो जॉब्स है वो सब जनरेट नहीं हो पाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं हो पाता है, क्योंकि खर्च ही बहुत कम कर रहे हैं। कितना शेयर है आप देख लीजिए, 19.03% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, बहुत ही कम। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात भी है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सैलरी पेंशन तो देना ही पड़ेगा, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए तो हम इसको कमिटेड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसलिए हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली बात है।
और यहाँ पर देखिए जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें जो एस्टेब्लिश्ड एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो उसका जो शेयर है 54.7% है, और जो स्कीम बेस्ड एक्सपेंडिचर है वो है आपका 45.3%। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका डेफिसिट। अगर किसी पर क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है या यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो तो डेफिसिट पर ही पूछता है, इसलिए डेफिसिट के लिए हमने अलग से बॉक्स बनाकर आपके लिए पेश किया है। और ध्यान रखना है जब हम 2024-25 की बात करेंगे तो जो डेफिसिट वाला डाटा है वो एस्टिमेटेड होगा, क्योंकि अभी 2024-25 का करंट ईयर चल रहा है। तो जो डाटा है वो तो कहीं ना कहीं जब 2024 खत्म होगा तब आएगा, इसीलिए हम एस्टिमेशन ही कर देते हैं बजट में, कि उम्मीद है कि भाई जब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का खत्म होगा तब जो डेफिसिट होगी, चाहे वो फिजिकल हो, प्राइमरी हो या रेवेन्यू हो, वो इतना होगा। इसी को हम कहते हैं एस्टिमेशन। एक प्रकार से हमने संभावना जताया है। लेकिन जब हमारे पास पूरा डाटा आ जाता है तो फिर हम रिवाइज्ड एस्टिमेट कहते हैं, या फिर रिवाइज्ड डाटा कहते हैं, या फिर एक्चुअल डाटा कहते हैं। तभी तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें आपका रिवाइज्ड डाटा दिखाया जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सारे डाटा हमारे पास आ जाते हैं एक साल के, और उसके माध्यम से हम डाटा को पब्लिश करते हैं। तो आपको ये तीनों चीज याद रखनी जो हमने मैप में बनाया है, डायग्राम में बनाया है। ठीक है। तो अगर हम बात करें फिजिकल डेफिसिट की, तो 2024-25 के एस्टिमेशन के आधार पर जो आपका फिजिकल डेफिसिट बिहार का होगा वो है आपका 2.98%। अगर इसमें हम अमाउंट की बात करें तो अच्छे से याद रखना है, अमाउंट 29,095.42 करोड़। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछ लिया है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें रिवाइज्ड एस्टिमेट्स मतलब 2023-24 के डाटा की, तो आपका 8.9% फिजिकल डेफिसिट आया है। फिजिकल डेफिसिट मतलब हमें लोन लेना पड़ता है, फिजिकल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग्स को ही कहते हैं। और दो तीन बातें आपको मैं बता दूं, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब का जो डेफिनेशन है आपको ध्यान में रखना है, याद करके समझ कर जाना है। आजकल बीपीएससी कंसेप्चुअल पार्ट पर ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है। और 2022-23 की बात करें, जो एक्चुअल डाटा आया है वो आपका 5.97 है, सब जीएसडीपी का है। ठीक है। अब आपको लगेगा कि याद करना है तो 2024-25 का याद करते हैं, 23-24 का क्यों, 22-23 का क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने ऑलरेडी प्रीवियस 3 सालों का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 69th में पूछा है सेंट्रल लेवल का। तो उम्मीद है कि अ, जो 60 जो आपका बिहार का है तो फिजिकल डेफिसिट 3 सालों का वो भी पूछ सकता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट पर जरूर डाटा याद रखना है प्रीवियस 3 सालों का। ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट, आप हमें बताइए प्राइमरी डेफिसिट किसको कहते हैं? ठीक है। तो जो प्राइमरी डेफिसिट 2024-25 के लिए एस्टिमेट की गई है वो है आपका 0.9% ऑफ द जीएसडीपी। अमाउंट की बात करें तो कुल मिलाकर 8,569 करोड़, 8,569 करोड़। और बाकी आपको ये 2023-24 या 22-23 का याद नहीं रखना है इसका। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024-25 के एस्टिमेशन में जो रेवेन्यू है वो डेफिसिट नहीं होने वाली है, वो सरप्लस होगा। और 0.1% ऑफ जीएसडीपी वो आपका रेवेन्यू सरप्लस होने वाला है। और अगर हम बात करें रिवाइज्ड एस्टिमेशन 2023-24 का, तो 2023-24 में रेवेन्यू डेफिसिट हुआ था लगभग लगभग 4.1% ऑफ जीएसडीपी। याद रखना है आपको 2023-24 में आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट के आधार पर रेवेन्यू डेफिसिट हुआ था, और जो आपका 2024-25 का एस्टिमेशन है उसमें रेवेन्यू सरप्लस होने वाला है कितना, 0.1%। अमाउंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए बिना देखे हुए कि वो क्या अमाउंट था, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। तो होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियरिटी आ गई होंगी। इस पर जरूर ध्यान से आपको 2-3 बार 3 बार 4 बार डाटा देखना है। अब चलते हैं डेप्ट मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो डेप्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि सरकार जो लोन लेती है। अब एक बात बताइए, अगर आप दिन भर लोन ही लेते चले गए तो आपको रिपेमेंट करने की क्षमता रहेगी? नहीं रहेगी। सोर्सेस ऑफ इनकम लिमिटेड है, आप चाहेंगे कि लोन से ही काम चला दे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पे करेंगे आप दिवालिया हो जाएंगे। आपको फिर आपका जो क्रेडिट रेटिंग है सब गड़बड़ हो जाएगा, कोई लोन देने के लिए दोबारा तैयार नहीं होगा। इसलिए डेप्ट जो होते हैं, ज़्यादा अगर डेप्ट हो जाए, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत की बात होती है। इसलिए इसको मॉनिटर करने के लिए आपका कुछ
कंसेप्ट होता है और आपको कुछ याद रखने हैं चीजें। जैसे टोटल डेप्ट पर अगर क्वेश्चन आता है, टोटल डेप्ट या फिर जो कुल कर्ज है या टोटल जो लायबिलिटी है, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल डेप्ट पूछा जा सकता है या टोटल लायबिलिटी पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपका 34 आपका कितना है, 3,48,370.45 आपको अमाउंट नहीं याद रखना है, परसेंटेज याद रखना है कि 35.67 ऑफ जीएसडीपी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज में याद रखिए, अमाउंट में याद रखने की जरूरत नहीं। अमाउंट में अगर कुछ याद रखना है तो फिजिकल डेफिसिट का जो डाटा है वो याद रखिए, और मैंने आपको बताया बार बार कि क्या क्या आपको अमाउंट में याद रखने हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि जो बिहार है वो लगभग अपना 40.8% ऑफ जीएसडीपी तक का लोन ले सकता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। और बिहार की जो डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो है 2022-23 के आधार पर वो है आपका 39.03, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे बिहार सरकार 7 निश्चय लॉन्च करती है, 7 निश्चय पार्ट 2। आप हमें बताइए 7 निश्चय का पार्ट 1 कब आया था, और 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या क्या बातें की गई है, कौन से वो 7 फोकस एरिया है जिस पर बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो 2024-25 के लिए जो 7 निश्चय 2 है उसके लिए 5,040 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, ठीक है। तो वो जो 7 योजनाएं हैं उस पर खर्च किया जाएगा। और जो बिहार का जीएसडीपी एस्टिमेशन किया गया है इस बजट में वो है आपका 9,76,514 करोड़, 9,76,514 करोड़ रुपीज। इस पर आपको जरूर ध्यान रखना है। और बिहार का जो ग्रोथ रेट बताया गया है एट कांस्टेंट प्राइस वो है आपका 10.86%, 10.64%, सॉरी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जीविका लाइब्रेरी खोली जाएगी 100 ब्लॉक्स में, जो कि लगभग 32 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। जो आईटी पॉलिसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2024 पॉलिसी, उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो दिव्यांगजन है ना, उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में 4% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, 4% एजुकेशनल रिजर्वेशन, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। और जो यूनियन गवर्नमेंट जल जीवन सर्वेक्षण रैंक निकालती है उसमें बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम आया है, और इस 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द 4 डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ जल जीवन सर्वेक्षण रैंक। एक तो समस्तीपुर है, जल्दी से रिकॉल करिए, समस्तीपुर कहाँ है, नॉर्थ बिहार की साउथ बिहार। शेखपुरा कहाँ है, नॉर्थ बिहार की साउथ बिहार। सुपौल कहाँ है, नॉर्थ बिहार की साउथ बिहार। बांका कहाँ है। तो आप ऐसे करके रिकॉल करिए। क्या कोई डिस्ट्रिक्ट किसी राज्य से या किसी देश से बॉर्डर भी करती है? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। उसी प्रकार से 14th एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2023 किसको मिला था? बिहार को मिला था। लेकिन जब हम बात करते हैं 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, तो वो नागालैंड को मिला है। किस कैटेगरी में? बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं ये आप हमें बताइए। तो ऐसे करके हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए अब हम कुछ रिवीजन करते हैं। जल्दी से आप हमें बताइए कि 7 निश्चय के तहत कितना एलोकेट किया गया, और बताइए कि 15th फाइनेंस कमीशन ने बिहार को कितने % तक का लोन लेने के बारे में रिकमेंड किया है, और डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, जीएसडीपी रेशियो क्या है बिहार का, और टोटल लायबिलिटी बिहार का क्या है, और फिजिकल डेफिसिट 2024-25 बिहार का क्या है। इस बार रेवेन्यू सरप्लस होगा या रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ये आप हमें बताइए। कितने % का सरप्लस होगा, ये सब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इससे आपकी चीज़ें रिकॉल होंगी, आप अच्छे समझ सकते हैं। और बिहार की जीएसडीपी क्या है टोटल, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इन सब से आपका पूरा फैक्ट्स हो गया है। और एक चीज़ और, जो आपका एफआरबीएम एक्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, चलिए जब वो आएगा तो हम उसे डिस्कस करेंगे, उसको हम बताने वाले हैं आगे, ठीक है। तो इतना कवर करने के बाद अब हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ये आपका बजट पेश कर रहे थे तो वो स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उन्हीं के स्टेटमेंट में कुछ बातें निकल कर आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उनका कहना है कि 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2.5 करोड़ पीपल फ्रॉम बिहार ये
बिलो पॉवर्टी लाइन से एबव पॉवर्टी लाइन में मूव किए हैं। अब आप हमें बताइए कि बीपीएल और एपीएल में जो क्राइटेरिया है वो किस क्राइटेरिया पर, इनकम के आधार पर या एक्सपेंडिचर के आधार पर डिसाइड होती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन्होंने कहा है कि 2022-23 में जो ग्रोथ रेट बिहार का रहा है वो 10.64% रहा है, जो सभी राज्यों से, चाहे जितने भी स्टेट हैं हमारे देश में, सभी राज्यों से सबसे सर्वाधिक है, सबसे श्रेष्ठ है। और ये जो ग्रोथ रेट बताया गया है वो कांस्टेंट प्राइस पर है। ठीक है। अब नीति आयोग का कुछ रिपोर्ट भी मेंशन किया गया कि 2015-16 में बिहार में जो पॉवर्टी थी वो लगभग आपका 51.89% थी। आप समझिए लगभग लगभग आधा पॉपुलेशन गरीब ही था, जो कि 2019 से 21 में घटकर 33.79% हो गया। तो काफी बड़ा अचीवमेंट है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग आपका 2015 से 16 टू 2019 टू 21 कितने परसेंट का फॉल आया? 18.13% का फॉल आया। और इसी पीरियड में इंडिया में जो पॉवर्टी का फॉल हुआ 9.89% से फॉल हुआ। तो इसका मतलब बिहार में ज्यादा रेट से पॉवर्टी गिरी है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया विद इन द सेम पीरियड 9.89% और बिहार विद इन द सेम पीरियड 18.13% का फॉल हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। उसी प्रकार से हर घर नल का जल के तहत जो बिहार सरकार ये योजना चलाती है कि सबके घर में पानी पहुंच जाए, पीने का पानी पहुंच जाए, 70 लीटर पर पर्सन दिया जाता है। हर दिन पानी पूर्ति की जा रही है। और नेशनल एवरेज देखें तो नेशनल लेवल पर जो 15 लीटर से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर लेट से बात करें नेशनल लेवल पर तो लगभग आपका 55 लीटर पर पर्सन दिया जा रहा है। और बिहार में 15 को और जोड़ दे तो लगभग आपका 70 लीटर पर पर्सन। और 400 ई बसेस चलाई जाएंगी। और पटना मेट्रो रेल जो काफी तेजी से विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है, अब तक उस पर 3,402.09 करोड़ खर्च हो गए हैं। वैसे उम्मीद नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होगा ये हम आपसे पूछ रहे हैं। आपको टैक्स से कितने पैसे आए हमने ऑलरेडी बताए हैं। जीएसडीपी बिहार का क्या है ये भी हमने बता दिया। कैलकुलेट करके आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते हैं आपका मैथ्स का कैलकुलेशन कितना तेज है। ठीक है। और जीएसडीपी ग्रोथ रेट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। और ये याद रखना है आपको, जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो बताई गई है 2022-23 का बताया गया है, याद ये रखना है अच्छे से। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो है आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर से। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर, कौन सा निम्न दिए गए ऑप्शन कमिटेड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो ध्यान रखना कमिटेड मतलब कमिटेड देना ही है। सैलरी देना है, इसको रोक नहीं सकते। पेंशन देना है, रोक नहीं सकते। इंटरेस्ट देना ही है, रोक नहीं सकते। उसी प्रकार से आपको ध्यान है कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 69 बीपीएससी में, कुछ लाइक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है आपका इस बार कमिटेड एक्सपेंडिचर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको इसे कवर करवा दिया है। अब बात करते हैं कि भाई रुपीज आती कहाँ से, ये जो पैसे आ रहे हैं, जैसे आपके पर्स में पैसे कहाँ से आए, तो आपको पता है कि गार्जियन ने दिया या आपने अर्न किया या फिर किसी से आपने लोन ले लिया हो सकता है, तो पैसे वहां से आ रहे। तो सरकार को भी तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से पैसे आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पैसे आते हैं सरकार को वो है आपका स्टेट का जो शेयर होता है सेंट्रल के टैक्सेस में, जो कि फाइनेंस कमीशन निर्धारित करती है, वहां से आ रहा है। कितना आ रहा है बिहार को? 40.52%। अच्छे से याद रखना है, 40.52%। दूसरे नंबर पर कहाँ से आ रहा है आपका? दूसरे नंबर पर आ रहा है सरकार की जो खुद, यानी कि बिहार सरकार की खुद जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स से वो जो पैसे कलेक्ट करती है, कितना शेयर है? 19.47%। आपको ये डाटा परसेंटेज याद नहीं रखने, ये जरूर याद रखना है स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्स में कितना परसेंटेज है। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है आपका, देख सकते हैं ग्रांट्स जो सेंटर प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपका पब्लिक डेप्ट है, यानी कि लोन है आपका। ठीक है। फिर आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से पैसे आ रहे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वो ग्रांट दे रही है अर्बन लोकल बॉडीज को, बिहार के अर्बन लोकल बॉडीज को, जो आपका 15 फाइनेंस कमीशन के आधार पर है। 15 फाइनेंस कमीशन ने बेसिकली ग्रांट देने की बात करी थी अर्बन लोकल बॉडीज को विभिन्न राज्य के। तो फिर उसी आधार पर सेंटर ने दिया। तो कितना दिया? लगभग 9,999 करोड़। ये तो वही बात हो गई, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 999 वाला एमआरपी होता है, तो आपका 1 रुपये दे के इसको टोटल 10,000 करोड़ कर सकते थे, लेकिन पता नहीं 9,999 करोड़ क्यों बोला। ठीक है। और उसमें से भी क्या है, जो पटना है ओनली सिटी
ऑफ बिहार जिनको परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट मिला है। तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछ दिया जाएगा कि बिहार के कौन से सिटी को परफॉर्मेंस लिंक ग्रांट दिया एज पर द फाइनेंस कमीशन, तो पटना को मिला है। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया। अब रुपीज तो आ गई, अब रुपीज जाती कहाँ है, इस पर मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया है। तो रुपीज सबसे ज्यादा जाती है सोशल सर्विसेज पर। ठीक है, सोशल सर्विसेज पर 38.89% पैसा खर्च हो जाता है। तो दूसरे नंबर पर आता है आपका जनरल सर्विसेज। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना सबसे ज्यादा सोशल सर्विसेज। इस पर जरूर याद रखना है कि आपका क्रोनोलॉजी कि सबसे ज्यादा स्टेट का शेयर, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का खुद का टैक्स रेवेन्यू, उसके बाद आपका जो ग्रांट इन एड है, उसके बाद पब्लिक डेप्ट है। ऐसे 2-3 पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दिया गया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, उसको 22.20% पैसा एलोकेट हुआ है। हेल्थ को 7.12%, रूरल डेवलपमेंट को 13.84%, एग्रीकल्चर को 2.78%, सोशल वेलफेयर को 8.19%। ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पर ही ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, अब बात करते हैं 7 निश्चय। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 7 निश्चय में कौन कौन सा आता है। तो आप देख सकते हैं, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 निश्चय आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ और एज ए ड्यूटी आपको ये पूरा करना चाहिए, और ये आपके वेलफेयर के लिए ही है कि आपको बस समझना है कुछ कुछ कंसेप्ट को कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, वैसे तो हमने समझा ही दिया है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इतना आपको अच्छे से याद करना है। याद करने से बढ़िया आप समझने पर जोर दें, और अगर आप समझ गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर आकर लौट कर इसी वीडियो में कमेंट में बोलिए, यस आई अंडरस्टूड विथ क्लैरिटी। क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंसेप्चुअल, तो फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इन सब कंसेप्ट को पढ़ लें अच्छे से। हम समझा सकते थे, आसानी से आप समझ भी जाएं, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। इससे आपका दिमाग चलेगा, दिमाग दौड़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज हम तो पढ़ाने के लिए बैठे ही हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार कर देंगे। तो ये है आपका टोटल बजट एज पर माई प्रॉमिस, एज पर माई प्रॉमिस ऑफ आवर टीम। हमने आपको ये लेक्चर पूरा कर दिया है, और अब आपके पास 66 डेज बचे हैं। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस हमने बता दिया है, तो पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है। बार बार एक एक क्वेश्चन, चाहे 1995 का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको भी करिए। कोई भरोसा नहीं, क्वेश्चन आ जाए। जो ऑप्शंस है उस पर भी एनालाइज करिए। अगर ऑप्शन में कुछ कंसेप्ट दिए गए, उसको एक्सप्लोर करिए, उसको सर्च करिए। क्योंकि अब बीपीएससी वन लाइनर एग्जामिनेशन नहीं है, अब जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी इज अडॉप्टिंग यूपीएससी पैटर्न, तो ऐसे में आपको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समय कम है, लेकिन मजबूती और हौसला आपके पास बरकरार है। इसलिए कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ चलते रहिए, और उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। और हमारा टीम आपके लिए, आपकी मदद के लिए हर समय हाजिर है। कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार की समस्या होती है, हम आपके लिए मौजूद है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बस हमारा लक्ष्य है आपका कंसेप्ट के साथ सिलेक्शन भी होना है, और सिलेक्शन होकर रहेगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, बिकॉज मेहनत का फल आता है। सही दिशा में मेहनत करते हैं तो फल जल्दी आता है। अगर दिशा गलत है तो मेहनत करने से हो सकता है दिक्कतें हो, क्योंकि एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है और आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका डायरेक्शन कुछ और है। रिक्शा वाला मेहनत करेगा, लेकिन कल भी उसका वही इनकम रहेगा। लेकिन अगर अगर मेहनत करते हैं तो कल आपका तरक्की होगा ही होगा। यही अंतर होता है माइंडसेट का। ठीक है, तो आवर टीम इज हियर फॉर यू। कीप कमेंटिंग एंड कीप स्टडिंग
वी विल बी हेल्पिंग यू एट एनी पॉसिबल मैनर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबी हो गई हो इसके लिए माफ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन।